गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें रिवीजन करना है चैप्टर नंबर 5 का एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर ही लिया, बहुत डिटेल में किया था और आज टाइम बाउंड मैनर में इसका रिवीजन खत्म करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करूंगा कि इसे 1 घंटे के अंदर अंदर में क्या करा दूं, आपको रिवाइज करा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। कोई भी एक जो रेशनल इंसान होता है वो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहता है अपनी जीविका को चलाने के लिए, माने किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहता है। अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई प्रोफेशन भी हो सकता है, कोई एम्प्लॉयमेंट वाली भी कोई एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग जैसे कि यहाँ पे बताया है कि कुछ लोग अपने फार्म पे काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग बैंक में जॉब करते हैं, कुछ लोग अपनी शॉप चलाते हैं, या कुछ लोग अपने घर पे ही कुछ तो क्या करते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक वो एक्टिविटी होती है जिससे हमारी जीविका चलती है। कुछ लोगों को तो पैसा किस में मिलता है, विरासत में मिलता है, लेकिन फिर भी जो लोग ईमानदार होते, खुदगर्ज होते हैं, उन्हें वो चीजें सेटिस्फाई नहीं करती। भले ही कितना भी मिला हो, लेकिन अपने से कमाया गया, अपनी मेहनत से कमाया गया पैसा वो अपना ही होता है, उसमें एक अलग ही सेल्फ वर्थ रहती है, सेटिस्फेक्शन भी रहता है। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, कोई काम करते हैं, तो इससे हमें क्या भी मिलती है, सेल्फ वर्थ मिलती है, और हम अपने आप को दूसरों से मीनिंगफुली क्या कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं कि हाँ भाई हमारी भी कोई अगर एग्जिस्टेंस है तो किसी पर्पज से है, हम भी कुछ करते हैं, हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, ऐसी हम खाली पीली नहीं है। ठीक है ना। तो हर एक जो वर्किंग पर्सन होता है वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर के। हम खाली अपने लिए भी काम नहीं करते, उन लोगों के लिए भी काम करते जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली। इससे भी हमें एक अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है कि हाँ हमने कुछ तो उखाड़ा है, कुछ तो किया है। ठीक है। हालांकि सब अपने, वो बात अलग है कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। कोई किसी के लिए ऐसे तो नहीं होता कि मैं तेरे लिए काम करता हूँ तो मेरी वजह से तू खा रहा है। लेकिन ठीक है, वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने के लिए ठीक है कि हम क्या करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं। बाकी स्पिरिचुअली देखे तो कोई किसी के लिए काम नहीं करता, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने से हमें ये पता पड़ेगा कि अलग अलग सेक्टर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में किस किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रखा है। ठीक है ना, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, और अलग अलग इंडस्ट्रीज कितना कितना कंट्रीब्यूट करती है नेशनल इनकम में। ठीक है ना। वो कब पता पड़ेगा, जब हम ये पता लगाएंगे कि अलग अलग सेक्टर में तीनों ही इंडस्ट्री में कितने कितने लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना। अच्छा, इससे कई सारे हमारे जो सोशल इश्यूज है बच्चों, उनको भी हम एड्रेस कर सकते हैं, जैसे कि कितने लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है मार्केट में, कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाइल्ड लेबर की कोई ऐसी मार्केट में कोई प्रैक्टिस है क्या। ठीक है ना। कितने, कौन सी सोसाइटी का कितना पार्टिसिपेशन है, इस तरह की चीजें भी हमें पता पड़ेगी कि रूरल एरिया का कितना पार्टिसिपेशन है, अर्बन का कितना पार्टिसिपेशन है, तो वो चीजें। तो शुरुआत करते हैं एक कॉन्सेप्ट के साथ, जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये बताओ वर्कर कौन होते हैं। वर्कर कौन, देखो वर्कर यहाँ पे थोड़ा अजीब वो गरीब टाइप से मत लेना। इकोनॉमिक्स में वर्कर बोल रहा है कोई भी बंदा किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वैसे वो डॉक्टर भी है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंट भी है, सीए भी है, सीएस सीएम में कुछ भी है ना, होशियार लोग भी है, तो भी वो कौन है, वर्कर है। किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए जो बंदा, जो अगर होता है किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो हाई पेड आपकी जॉब हो, चाहे वो लो पेड जॉब हो। ठीक है ना, चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब हो, चाहे वो व्हाइट कॉलर जॉब हो, सब लोग कौन है, वर्कर है। ठीक है ना। अच्छा, ये माना जाता है कि वही जो मैंने बताया कि वर्कर वो है जो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, चाहे खाली ऐसा नहीं कि कोई जॉब कर रहा है तो वो ही वर्कर है। फार्मर, मैनेजर, लेबरर, डॉक्टर, प्रोफेसर एक्सेट्रा। वर्कर में वो लोग भी आते हैं जो टेम्परेरी क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड रहते हैं। मतलब किसी भी वजह से हो सकती है कि उनकी हेल्थ उनको साथ नहीं दे रही है ना, मौसम वेदर साथ नहीं दे रहा है, या फेस्टिवल्स है, या उनके कुछ रिलीजियस फंक्शंस हो सकते हैं, पर्सनल उनके कुछ काम हो सकते हैं जिसकी वजह से वो कहीं इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड है, वो भी कौन है, वर्कर है। ठीक है ना। अब वर्कर दो टाइप के होते हैं बच्चों, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और हायर। सेल्फ एम्प्लॉयड वो जो अपना खुद का बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, वो अपना खुद का ही वेंचर चलाते हैं लिवलीहुड को अर्न करने के लिए, जैसे फार्मर, डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना, फैक्ट्री ओनर। तो ये सारे लोग, बात समझ में आ रही है, ये तो होते सेल्फ एम्प्लॉयड।
जबकि जो लोग किसी एम्प्लॉयर के किसी दूसरे के लिए काम करते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलती है, रेम्युनरेशन मिलती है, वेजेस और सैलरीज मिलती है, वो होते हैं हायर्ड वर्कर। जैसे कि टीचर हो गया, या कोई बैंक में बंदा जॉब करता है, कोई फैक्ट्री में जॉब करता है ना, कोई कॉर्पोरेट जॉब करता है, तो इस तरीके से। अभी जो हायर्ड वर्कर होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। कैजुअल वर्कर कौन, जो डेली वेजर्स होते हैं, इनको हम रेगुलर बेसिस पे हायर नहीं करते, जब काम होता है तब हायर करते हैं, जब काम नहीं होता तब इन्हें भेज देते हैं, ठीक है ना। इन्हें कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलती। जबकि जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उन्हें परमानेंट जॉब मिलती है, परमानेंट सैलरी मिलती है उन्हें, और इन्हें सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। आमतौर पर यह कहा जा सकता है बच्चों, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, आमतौर पर बोल रहे हैं, आमतौर पर कि जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं और जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जैसे वगैरह वगैरह काम कर रहे होते हैं। जबकि जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं वो आमतौर पर स्किल्ड होते हैं, जरूरी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि इंजीनियर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, या कोई भी बैंकर है, या कोई भी आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे लोग, ठीक है ना। बात कर लेते हैं नंबर्स की। नंबर ऑफ वर्कर्स 11-12 का डेटा है। रूरल एरिया में कितने लोग हैं वर्कर्स, 355 मिलियन, जबकि अर्बन में कितने हैं, 118 मिलियन। टोटल होते बच्चे लोगों कितने हैं, 473, 473 मिलियन। अगर इनके कंपोजिशन की बात करें, ब्रेकअप की बात करें, तो रूरल में मेल कितने, 67%, बाकी 33% फीमेल। अर्बन में मेल कितने, 80% और फीमेल कितनी, 20%। टोटल मेल 70% और फीमेल 30%। अगर बात करें कि मेल की परसेंटेज ज्यादा क्यों है, मेल की परसेंटेज ज्यादा क्यों है, मेल की परसेंटेज ज्यादा क्यों, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, मेल की परसेंटेज ज्यादा क्यों है, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है वो जेंडर बाइज्ड है। ज्यादा जो पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है वो मेल को मिलता है, फीमेल को उतना पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। फीमेल के साथ और भी बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, उन्हें अपनी फैमिली के डिसीजंस के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, उनकी एजुकेशन भी कहीं ना कहीं इतनी नहीं होती जितनी किसकी होती है, मेल की होती है। तो ये इस तरह की वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है, तो जनरल जनरल पॉइंट है। अच्छा, फिर सवाल ये आता है कि जी फीमेल रूरल एरिया में क्या है, रूरल एरिया में क्या है, ज्यादा है, अर्बन में क्या है, कम है। रूरल में 33% है और ओवरऑल फीमेल कम क्यों है, उसका रीजन मैं बता चुका हूं आपको। लेकिन बात यह है कि रूरल में ज्यादा क्यों है, हाँ जी, बिकॉज क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है, उसके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, कहीं घर से बाहर नहीं जाना होता है, घर पे रहकर भी हो सकती है। जबकि अर्बन एरिया में जो इस तरह की कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती है, घर से बाहर जाके जॉब मिलेगी, जो कि कई बार अलाउड नहीं होता, फैमिली के डिसीजंस होते हैं। अर्बन एरिया में जो फीमेल्स होती है, अगर वो पढ़ाई करते हैं तो फिर वो हायर फायर क्या करती है, पूरा स्टडी करती है। तो दैट्स वाई वो नंबर क्या है बच्चों, कम है। अब ज्यादा जनता 355 मिलियन क्योंकि कहां पे, रूरल में, तो इसका मतलब जीडीपी वहीं से ज्यादा आती होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज्यादा जनता कहां पे लगी हुई है, रूरल में लगी हुई है, लेकिन जीडीपी पैराडॉक्सिकली वहां से नहीं आती, वो अर्बन से आती है। कहां से आती है, अर्बन से आती है। तो ये बच्चे सारी चीजें मैंने डेटा के बेसिस पे आपको क्या कर ली, डिस्कस कर ली कि हमारी वर्कफोर्स रूरल बेस्ड क्यों है, क्योंकि रूरल एरिया में ज्यादा जॉब है एग्रीकल्चर में। तो इसका मतलब ज्यादा आती होगी जीडीपी, नहीं आती। वो सारा चीजें मैंने यहाँ पे बता दी आपको। परसेंटेज फीमेल की कम क्यों है और अर्बन में कम क्यों है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। एक तो एजुकेशन का पॉइंट है पहला, दूसरा फैमिली डिसीजंस होते हैं, और तीसरा जो रूरल एरिया में ज्यादा, क्योंकि वहां पे पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फैमिली की इनकम में हाथ बटाने के लिए भी वहां पे जो महिलाएं होती है वो इन्वॉल्व रहती है। और इनके अलावा मैंने और भी फैक्टर्स, ठीक है जी। चलो आगे बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। तीनों में क्या डिफरेंस है। लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई वो अमाउंट ऑफ लेबर होती है जो वर्कर ऑफर करना चाहता है कोरस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर वेज रेट, कि इस वेज रेट पे कोई बंदा कितने टाइम काम करना चाहता है, इस वेज रेट पे कितना, इस रेट पे कितना। जनरल सी बात है, कम रेट होगा तो कोई भी इंसान कम ही टाइम क्या करना चाहेगा, काम करना चाहेगा। वेज रेट जैसे ही बढ़ा देंगे हम, तो वो अपनी लिमिट को स्ट्रेच करेगा, ओवर टाइम भी करने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो लेबर सप्लाई होती है वो रेट के ऊपर डिपेंड करती है, वेज रेट के ऊपर। जैसे वेज रेट ज्यादा होएगा तो वो भी बढ़ जाएगी, हालांकि चाहे नंबर ऑफ पर्सन क्या हो, नंबर ऑफ जो वर्कर्स है वो क्या हो, उतने ही हो, फिर भी अपन लोग किसको बढ़ा सकते हैं, लेबर सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा वेज रेट के कंटेक्स्ट में ही
क्या की जाती है, पढ़ी जाती है, समझा और समझाया जाता है इसको, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं लेबर फोर्स की। वो सारे लोग या तो जो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो सब किस में आते हैं, लेबर फोर्स में। या तो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और ये वेज रेट से रिलेट नहीं करता। लेबर फोर्स को हम जब भी बढ़ा सकते हैं जब वो सारे लोगों को बढ़ाया जाए या तो जो काम कर रहे हो या काम करने की चाहत रखते हो। वर्क फोर्स लेबर फोर्स का एक क्या है, पार्ट है। वर्क फोर्स लेबर फोर्स का वो पार्ट है जो लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो वर्क फोर्स है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो डायग्राम की हेल्प से। पॉपुलेशन 100 लोगों की है, 60 लोग काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो बाकी 40 करना नहीं चाहते हैं, वो तो अपनी मर्जी से ही अनएम्प्लॉयड है, तो उनको तो छोड़ ही दीजिए आप। अब लेबर फोर्स में भी 35 लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो वो वर्क फोर्स में आ गए। बाकी जो लोग काम करना चाहते थे लेकिन कर नहीं रहे, यानी कि मिल नहीं रहा है, तो वो अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर के क्या है, अनएम्प्लॉयड है, जिनको बोलते हैं हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। इसी डायग्राम के बेसिस पे आगे के फॉर्मूले आप समझ सकते हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सन निकालने का तो लेबर फोर्स में से क्या घटा दीजिएगा, वर्क फोर्स, और अगर वर्क फोर्स निकालने का तो लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड पर्सन को, माने जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, उन्हें घटा दीजिएगा। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है डिवाइडेड बाय जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, मतलब वो टोटल लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग एक्चुअल में बेरोजगार है, उनकी परसेंटेज को ही रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। पार्टिसिपेशन रेट की कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वर्कफोर्स पार्टिसिपेट करना चाहती है, मतलब वो कर ही रही है ओवरऑल पॉपुलेशन में से, तो वो पार्टिसिपेशन रेट आ जाता है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालते हैं बच्चे लोगों, टोटल टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग इच्छा रखते हैं या कर रहे हैं, लेबर फोर्स डिवाइड बाय पॉपुलेशन इनटू 100। बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है तो मैंने रेगुलर बैच में कराया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अब ये डेटा देखते हैं। आप देखो रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में और टोटल लेबर फोर्स कितनी है, 15-16 का डेटा है। मैन की ज्यादा है रूरल एरिया में, और अर्बन में क्या है, कम है। रीजन वही एग्रीकल्चर। व्योमन की अगर बात करें हम, तो वही रूरल में ज्यादा है, अर्बन में क्या है, कम है। वही जो पॉइंट मैं ऊपर आपको बता के आया हूं। आप टोटल भी देखिएगा तो टोटल भी क्या है, मैन की परसेंटेज ज्यादा है, व्यूमन की परसेंटेज क्या है, कम है लेबर फोर्स में। ओवरऑल आप देखिएगा तो 50% ही मोटा मोटी लोग जो है ना काम करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं या एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो बाकी 50% जनता यानी कि 49.7% जनता तो क्या ही हो गई, डिपेंडेंट हो गई। क्या हो गई, माने वो डिपेंडेंसी रेशियो के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो वही लिख रहा है बच्चों यहाँ पे पहले बुलेट में लिख रहा है कि भारत के अंदर डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, काफी ज्यादा है, क्योंकि पार्टिसिपेशन रेट कितना ही है, बस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो है 50.3। पार्टिसिपेशन कहाँ पे ज्यादा है, रूरल में ज्यादा है, अर्बन में क्या है, कम है, ठीक है ना। लेकिन ये रीजन वही है जो ऊपर कराए थे, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है, ये भी ऊपर वाली बात थी। अर्बन एरिया में बच्चों हायर प्रायोरिटी दी जाती है किसको, एजुकेशन को, लो प्रायोरिटी दी जाती है किसको, जॉब्स को, अर्ली एज में। ये मैं आपको ऊपर बता, ये सारे पॉइंट वो है जो मैं ऊपर बता के आया हूँ आपको, वो रिपीट हो रहे हैं, बस डेटा देखो आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है ना। इससे अर्बन एरिया में जो पार्टिसिपेशन रेट रहता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है कोई भी हो, वो क्या ही रहेगा, कम रहेगा। और जो व्यूमन वर्कर है उनका अंडर एस्टिमेशन इसलिए भी है क्योंकि वो कामकाज, घर के जो कामकाज है उनमें क्या रहती है, इन्वॉल्व रहती है, ठीक है ना। उनको उनके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलती और उनकी मार्केट वैल्यू को फाइंड आउट करना काफी मुश्किल रहता है। बात करते हैं पार्टिसिपेशन रेट की। पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, जो वर्कफोर्स ओवरऑल पॉपुलेशन में से एक्चुअल में क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, इसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, ठीक है ना, ये काफी, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने लोग एक्टिवली क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, इसका मतलब जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना कम क्या होगा, डिपेंडेंसी रेशियो होगा, जितना कम क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा, उतना ही ज्यादा डिपेंडेंसी। सेम एज यही रिलेशनशिप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के लिए भी है, डिपेंडेंसी का, ठीक है ना। चलो जी, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है कि रूरल में और अर्बन में और टोटल मेल, इसका मेल का और फीमेल का, मतलब मैन और व्यूमेन। आप देखेंगे तो बच्चों जो रूरल एरिया में है वो 35% का पार्टिसिपेशन रेट है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, माने 65% जनता डिपेंडेंट है। जबकि अर्बन में भी लगभग लगभग ये थोड़ा बहुत चेंज होकर के आता है।
मोटा माटी अगर आप देखोगे तो 34% लोग एम्प्लॉयड है अर्बन एरिया में, तो बाकी के कितने हो गए, बाकी के कितने हो गए बच्चों, 65 हो गए कि वो हो गए आपके वो हो गए 66 हो गए ना, 34 मान लो ना इसे, अगर मोटा माटी देखोगे तो आप, तो थोड़ा सा ये है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 50% के करीबन 50.3% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था, उसमें से पार्टिसिपेशन तो कितना ही है खाली 34.7, और बाकी वही कंपैरिजन है। आप देखोगे तो यहाँ पे वही रूरल का व्योमन में ज्यादा, अर्बन में क्या है कम है, ओवरऑल रूरल में क्या है आप देखोगे तो बस यहाँ पे एक डिफरेंस आया है कि रूरल में क्या है जो नंबर्स है वो मैन का कम है और अर्बन में मैन का क्या है ज्यादा है, ठीक है ना। और बाकी ये सब सेम है, ठीक है ना। तो वही चीजें अब वो रिपीट कर रहा है जो मैंने आपको बताई ऊपर कि 100 में से 35 काम कर रहे हैं तो बाकी डिपेंडेंट हो गए, इधर ओवरऑल कितने हैं 34 है, इधर 35 है, और उनके वो सारे रीजन जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, ठीक है। आप बच्चों देख सकते हो इसे, चाहे तो 1 मिनट का टाइम लगा करके इन्हें पढ़ भी लो, मैं नहीं रिपीट करना चाहता हूँ बार बार, क्योंकि अब मैं बोलूंगा तो तुम पक जाओगे, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि हाँ यार चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सारे पॉइंटर्स रिपीट हुए सारे के सारे, 3-4 चीजें तो इस चैप्टर के लिए जहन में होनी चाहिए, रूरल में एग्रीकल्चर, पोवर्टी, और वहाँ पे जेंडर बायसनेस, एजुकेशन, फैमिली डिसीजंस, 5 पॉइंट हो गए ना। अंडर एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन वर्कर 6 पॉइंट, तो इस तरह के 6-7 पॉइंट तो क्या करने चाहिए आपको, हाँ पता होने चाहिए, उनको आप फिट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली दिमाग लगा करके। बात करते हैं बच्चों अब किसकी, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर की। ये तो बताया गया था सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं और हायर्ड वर्कर कौन होते हैं। अब ये समझो अगर हम ये देखते हैं कि कितने लोग लगे हुए रूरल में अर्बन में, तो इससे पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी बच्चों, हमें ये भी देखना पड़ेगा अपना खुद का काम, अपना खुद का वेंचर कितने लोग चला रहे हैं और जॉब कितने लोग कर रहे हैं, ताकि अब और हम डीप में जा सके, ठीक है ना। तो दैट्स वाई बच्चों नंबर देख रहे हैं, आप देखोगे सेल्फ एम्प्लॉयड रूरल में 58%, अर्बन में 38%। इसका मतलब वही एग्रीकल्चर वाला रीजन रहेगा, रूरल में क्या रहती है एग्रीकल्चर होती है, तो 58% है सेल्फ एम्प्लॉयड। अरे फार्मिंग सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है ना भाई, वैसा कैजुअल लेबर देखोगे तो कहाँ पे ज्यादा, रूरल में ज्यादा, क्योंकि वहां पे लैंडलेस लेबरर भी होती है, तो वो दूसरों के यहाँ पे काम करते हैं एग्रीकल्चर में, तो वो ज्यादा। जबकि अर्बन में क्या होती है, अर्बन में कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह होती है, तो वहां पे कैजुअल लेबर होते हैं, या जो कुछ लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है ना, ट्रक वगैरह की, तो उसमें बाकी वो काम वो उधर क्या है, अर्बन में क्या है काम है। रेगुलर सैलरी देखोगे तो रूरल में काम है और अर्बन में ज्यादा है, क्योंकि सारी फैक्ट्रीज वगैरह जितने भी कॉर्पोरेट जॉब्स होती है वो कहाँ पे मिलती है, अर्बन में, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर कहाँ पे देखे बच्चे लोग आप, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड किसके अकॉर्डिंग देखे, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग देखे, तो उसमें क्या कीजिएगा, हाँ जी, मेल और फीमेल में क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड बराबर है, और कैजुअल वेज लेबरर मेल ज्यादा है, सॉरी फीमेल ज्यादा है और मेल क्या है कम है। ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ओवरऑल। इसमें क्या रहता है, क्योंकि रूरल एरिया में जो वो होती है व्यूमन वर्कर होती है, उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कैजुअल लेबरर भी बनना पड़ जाता है, दैट्स व्हाई ये नंबर कुछ खिंच के ऊपर आ गया। रेगुलर सैलरीड की बात करें तो फीमेल में और मेल में थोड़ा क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, मेल ज्यादा है और फीमेल कम, उसके तो कॉमन रीजन है जो हमने ऊपर देखे थे, बाकी इनके मैंने बताया आपको। और सेल्फ एम्प्लॉयड में वो मेल और फीमेल में क्या है, वो इसलिए भी बराबरी है क्योंकि जहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड में बेसिकली अर्बन एरिया में जो मेल ज्यादा रहते हैं, तो इधर वो रूरल एरिया में फीमेल भी करती रहती है एग्रीकल्चर में, दैट्स वाई वो
और आजकल का तो अगर बिल्कुल, ये तो खैर पुराना डेटा है, चलो आजकल तो फिर भी कई सारे स्टार्टअप्स वगैरह में भी कौन आ रही है, फीमेल वगैरह आ रही है। वंस अगेन बच्चों, मेरे पास नया कुछ बताने के लिए नहीं है। आप, मैं फिर कहूंगा आपको कि एक बार आप इसे पढ़ लीजिए, 1 मिनट का टाइम लगा करके, क्योंकि मैं बोलता हुआ बार बार अच्छा नहीं लगता हूँ। चीजें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिपीट हो रही है। आया कुछ समझ में? कोई डाउट तो नहीं है ना? कॉमन पॉइंट है, 6 पॉइंट मैंने बताया आपको ध्यान रखने का, उनमें से कोई सा ना कोई सा फिट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। अब किसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि अलग अलग इंडस्ट्री वाइज प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में कितने कितने लोग लगे। अभी तो हमने देखा रूरल अर्बन, रूरल अर्बन में भी मेल फीमेल, फिर उनमें भी सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड। अब देखते हैं इंडस्ट्री वाइज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जहाँ पे बच्चों एग्रीकल्चर की जाती है, फॉरेस्ट्री की जाती है, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग। जबकि सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर एंड गैस सप्लाई वगैरह ये काम होते हैं। टर्शरी में सारी सर्विसेज दी जाती है। यहाँ पे आपका ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती है। प्राइमरी सेक्टर में वर्कफोर्स लगी हुई है 44.6%, सेकेंडरी में 24.4% और टर्शरी में 31%। हाँ, तो वो होगी ना, प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई, सेकेंडरी हो गई, टर्शरी, ये सेक्टर बोल दो उन्हें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ठीक है ना? तो चलो, अब वो कह रहे हैं कि लार्ज प्रोपोर्शन कहाँ पे है बच्चों, प्राइमरी सेक्टर पे क्या है। अब बताओ मैं क्या बताऊं आपको यार, डिस्पाइट ऑफ लो, अभी क्या है, बस वर्ड ही तो चेंज किए खाली, डिस्पाइट ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। यही बात तो मैं सबसे शुरू में बता चुका हूँ आपको कि सबसे ज्यादा जनता कहाँ पे लगी हुई है, रूरल एरिया में लगी हुई है, और वो भी रूरल में एग्रीकल्चर, उसी को अब प्राइमरी बोल रहा है। और उसमें कह रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो क्या है, काम है। ठीक है ना, बार बार नहीं बोलते इस बात को, हालांकि मैं कह रहा हूँ कि बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बोलता हूँ। फिर कह रहे हैं कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में है। जब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में है, प्राइमरी में। ऑब्वियस सी बात है, अब ज्यादा किस में होंगे, प्राइमरी होंगे, तो सेकेंडरी में, टर्शरी में ऑलरेडी क्या होंगे, काम होंगे, जब ज्यादा लोग उसी में लगे हुए हैं। और सारे बच्चों को पता है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है उनका जो इंडस्ट्रियल बेस होता है बहुत स्ट्रांग होता है, जबकि इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस उतना स्ट्रांग नहीं है, वो पीछे है इवन किससे भी, सर्विस सेक्टर से भी, टर्शरी सेक्टर से भी। माने जो सर्विस सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, उसमें भी क्या है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जबकि सेकेंडरी में नहीं है। और सेकेंडरी प्रोडक्शन है उसमें होना चाहिए, ये भी इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस का एक क्या है, कारण है। ठीक है ना? हाँ जी। नेक्स्ट है, ये घटेगा क्यों, क्योंकि ये देखो माथा पकड़ के बैठा है, जॉबलेस ग्रोथ की वजह से। किसकी वजह से? जॉबलेस ग्रोथ। देखो, इकोनॉमी ग्रो भी कर जाए और जॉब्स भी क्रिएट नहीं हो रही, यही है जॉबलेस ग्रोथ। इकोनॉमी दो तरीके से ग्रो करती है, कि जॉब मिल जाए और इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दूसरा जॉब ना मिले फिर भी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो ये दूसरा कब पॉसिबल हो सकता है, जब टेक्नोलॉजी का प्रभाव हो। किसका प्रभाव हो? टेक्नोलॉजी का। मार्केट में बड़े स्केल पे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा हो, इसी को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ये किसी सिचुएशन होती है जब इकोनॉमी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही होती है
लेकिन जितना ज्यादा इंक्रीमेंट किसमें हुआ, प्रोडक्शन में हुआ, उतना इंक्रीमेंट किसमें नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में नहीं हुआ। तो फिर ये प्रोडक्शन आ कहां से रहा है, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, सीआईटी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इससे जॉबलेस ग्रोथ से क्रॉनिक बहुत बड़े स्केल पे बड़े गंदे तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है, चाहे भले ही जीडीपी बढ़ भी रही हो। और इकोनॉमिक ग्रोथ वो कह रहा है कि जब हो सकती है जब जीडीपी बढ़ती है, इसका मतलब आउटपुट बढ़ता है, और वो दो तरीके से हो सकता है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एम्प्लॉयमेंट की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से। अनफॉर्चुनेटली इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है जीडीपी ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये अब तुम इसे फॉर्चून मानो कि अनफॉर्चून मानो, अब वो देख लो, है ना, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक एंगल से देखेंगे तो एक चीज निकल के आती है, दूसरे एंगल से देखें तो दूसरी चीज निकल के आती है। अपन लोग ज्यादा किस पे रिलाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे रिलाई जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे क्यों रिलाई नहीं कर रहे हैं? बिकॉज जो हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस है वो किसने हाईजैक कर ली, एमएनसीज ने। किसने हाईजैक कर ली? सारा कंट्रोल तो किसी किसी का ही है देश की ग्रोथ पे, एमएनसीज का। और एमएनसीज नहीं चाहेगी उनको ज्यादा पैसा लगे, वो बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करना चाहती है, कम कॉस्ट में करना चाहती है, और इसमें कारगर केवल टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है, इंसान नहीं। इंसान गलती भी करता है, पैसा भी ज्यादा लेता है, आराम से भी काम करेगा, जबकि कंपनी, ये किसी भी कंपनी को ये अच्छा नहीं लगता। वो एफिशिएंट होना चाहती है, वो तेज स्पीड से काम कराना चाहती है, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करना चाहती है, ज्यादा पैसा कमाना चाहती है, कॉस्ट को कम करना चाहती है, स्पीड बढ़ाना चाहती है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये चीज है। यहाँ पे कुछ नंबर्स बताए बच्चों कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है, जीडीपी तो ग्रो की है, लेकिन जबकि क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो 1.5% से कितना ही हुआ है बच्चों, 1%। तो अजीबोगरीब बात है, जीडीपी ग्रो कर गई, और ये काफी क्या है, चौंकाने वाले नंबर्स है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि काफी एक गैप बढ़ रहा है, और ये कंट्री के लिए क्या है, एक अलार्म अलार्म क्रिएट करने वाली एक क्या है, सिचुएशन है कि भाई हमें थोड़ा इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मशीन ही काम करेगी तो फिर लोग अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चों कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क। कैजुअलाइजेशन, जब परमानेंट बंदा या जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है वो कैजुअल वर्कर बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे इनसिक्योरिटी नजर आती है, क्या नजर आती है, इनसिक्योरिटी, कि यहाँ पे एक जिसको परमानेंट जॉब मिल रही थी या कोई अपना खुद का काम कर रहा था, वो कहाँ पे आ रहा है, कैजुअल वर्कर बन रहा है। क्या बन रहा है? तो ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे इंसान मूव करता है किससे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या रेगुलर सैलरीड से, किसमें, कैजुअल वेज वर्क में, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत ने ये प्रोसेस को क्या किया है, ये कॉन्सेप्ट को एक्सपीरियंस किया है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मार्जिनल वर्कर्स होते हैं, जो मार्जिनल वर्कर्स होते हैं वो अपने गांव से निकल करके कहाँ पे जाते हैं, अर्बन एरियाज में जाते हैं, ताकि उन्हें कोई बेटर जॉब मिल सके, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि अभी वो नए शहर में जाएंगे तो जो मनचाही जॉब एकदम से तो मिलेगी नहीं, तो पहले छोटे मोटे काम भी करने पड़ेंगे, दैट्स व्हाई कैजुअलाइजेशन होता है। भले ही वो गांव में परमानेंट एम्प्लॉय था, है ना, लेकिन शहर में जाकर क्या बन गया, कैजुअल, रेगुलर नहीं कैजुअल बन गया, क्या बन गया, तो कैजुअलाइजेशन हुआ है वर्कफोर्स का। इससे जो ओवरऑल जो कैजुअलाइजेशन की जो नंबर्स है वो बढ़ के आते हैं देश के। और कह रहे हैं कि कई बार तो जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं अर्बन एरिया में, उन्हें भी स्ट्रगल करना पड़ता है, किसके लिए, रेगुलर जॉब्स के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। बात समझ में नहीं, बड़े पैमाने पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और उन्हें क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग और भी कम पैसों में काम करने के लिए तैयार है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को क्या करना पड़ता है, जो छोटे मोटे काम होते हैं, जो कभी कभार जो परमानेंट काम नहीं होते, उनमें इन्वॉल्व होना पड़ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है ना। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, थोड़ा एक बार इसके ऊपर और देख लो कि वहां पे जब उनकी बार्गेनिंग पावर क्या होती है, वीक होती है, तो डोमिनेट कौन करता है, एम्प्लॉय डोमिनेट करता है किसको, एम्प्लॉइज को, और वो पॉलिसी फॉलो करते हैं हायर एंड फायर की, भाई ठीक है करना होगा, नहीं तो निकलो इधर से। नेक्स्ट है बच्चों इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इनफॉर्मल, पहले तो समझना पड़ेगा इनफॉर्मलाइजेशन के लिए कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है। जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर, 10 से कम लोग काम कर रहे होते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर। जब बंदा फॉर्मल सेक्टर से, जो वर्कर है फॉर्मल सेक्टर से, यानी कि ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे 10 से 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, और अब वो ऐसी जगह काम कर रहा है यहाँ पे 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और ध्यान रहे, इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कैजुअलाइजेशन। आज अगर तुम्हारा इनफॉर्मलाइजेशन हुआ है, कल कैजुअलाइजेशन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, और अल्टीमेटली किसकी गिरफ्त में आ जाओगे तुम, किसकी गिरफ्त में आ जाओगे, पॉवर्टी की गिरफ्त में आ जाओगे।
क्योंकि तुम कहाँ थे, एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, धीरे धीरे तुम्हारा इन्फॉर्मलाइजेशन हुआ, फिर तुम किसके मार्जिन पे आ गए, करीब आ गए, बिल्कुल कैजुअलाइजेशन के करीब आ गए। अब जॉब जाएगी तो कुछ ठिकाना नहीं है ना। और उसके बाद फिर किस में आ जाओगे, पॉवर्टी में आ जाओगे। किसमें आ जाओगे, पॉवर्टी में, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो वर्कफोर्स है जो फॉर्मल सेक्टर में काम करती है वो तो कम होती है और इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ती है। नंबर बहुत चौंकाने वाले थे। इनफॉर्मल सेक्टर में भारत में 94% लोग काम करते हैं, 6% ही जनता किसमें काम करती है, फॉर्मल में काम करती है। और ये सारे बच्चों को पता है इनफॉर्मल में कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलते, और वो कहाँ पे मिलते हैं, फॉर्मल में मिलते हैं। यूनियन वगैरह कुछ नहीं बना सकते, वो भी यहाँ पे प्रॉपर बताऊंगा। अब देख लेना फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फॉर्मल सेक्टर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जहाँ पे ऐसे डिपार्टमेंट या ऐसी अंडरटेकिंग्स या कोई एंटरप्राइजेस जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे होते हैं, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, फॉर्मल में काम करते हैं, उन्हें फॉर्मल वर्कर बोलते हैं। जबकि इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, यहाँ पे 10 से कम बंदे काम कर रहे होते हैं, और जो बंदे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि ये हो गए फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ओनर्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, पीपल वर्किंग इन दोज एंटरप्राइजेस, उनमें जो जॉब कर रहे हैं। नॉन इसमें कौन भी आते हैं, जो नॉन फार्म कैजुअल वेज लेबरर होती है वो भी आती है, जो एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, हेड लोड वर्कर्स होते हैं जो अपने सर पे बोझ होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है फॉर्मल में और इनफॉर्मल सेक्टर में, वही, इसको ऑर्गेनाइज बोला जाता है, इसको अनऑर्गेनाइज बोला जाता है। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, यहाँ पे नहीं मिलते। ये ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, ये ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। इनके लिए बहुत सारे कानून होते हैं, जबकि इनके लिए कोई कानून नहीं होता। इनको निकाल दिया जाता है बिना किसी कॉम्पनसेशन दिए। उधर तो कॉम्पनसेशन मिल भी जाएगा तुम्हें, इधर तुम्हारी टाइम से पहले निकाला तो तुम्हें कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलेगा। और ये पैसा ज्यादा कमाते हैं, ये पैसा कम कमाते हैं, कंपैरेटिवली ये पैसा कम कमाते हैं। तो ये बच्चों इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में। अब ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मल वर्कर्स है, हाँ जी, वो रेगुलर वर्कर्स होते हैं। कैसे होते हैं, रेगुलर वर्क। जबकि इनफॉर्मल जो होते हैं वो कैजुअल वेज वर्कर के जैसे होते हैं, काम है या नहीं है। ठीक है ना। कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि जो इनफॉर्मल वर्कर है वो परमानेंट भी हो। अरे बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे है भाई जहाँ पे 9 से कम लोग काम करते हैं, तो उस केस में और परमानेंटली काम कर रहे हो, तो जरूरी कोई ना है वो। इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कैजुअलाइजेशन एंड पॉवर्टी। मैं बता चुका हूँ कि इंसान एक बार इनफॉर्मलाइजेशन हुआ, एक प्रोसेस लगी, अगले फिल्टर में कैजुअलाइजेशन, सिस्टम से बाहर पॉवर्टी। ठीक है ना। अच्छा, मार्केट इकोनॉमी और इनफॉर्मलाइजेशन स्ट्रांगली कोरिलेट करते हैं, लेकिन इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितनी ज्यादा मार्केट इकोनॉमी होगी उतनी ज्यादा डोमिनेंसी होगी किसकी, एम्प्लॉयर की। और वर्कर क्या, उन्हें जबरदस्ती, क्योंकि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट भी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उन्हें किस में आना पड़ेगा, उन्हें इनफॉर्मल सेक्टर में आना पड़ेगा। तो वो आपस में रिलेट करते हैं बहुत ज्यादा। आज के दौर में 6% ही जनता किस में है बच्चों, फॉर्मल में है। 94% किस में है, इनफॉर्मल में। ये काफी एक चौंकाने वाले नंबर है, एक वीक इकोनॉमी के साइन है। और यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए हमारी सरकारों को भी। लेकिन सरकार ने कुछ टाइम पहले क्या भी दिया है, ध्यान दिया भी है। लेकिन फिर भी जितनी चीजें होनी चाहिए इनके लिए उतनी नहीं है। कह रहे 1970 से बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने क्या किया है, खासकर भारत ने अटेंशन पे किया है इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के ऊपर। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं हो रहा था, जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें क्या नहीं हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं हो रहा था इनफॉर्मल में। ठीक है ना। हालांकि 94% लोग काम ही किस में करते हैं, इनफॉर्मल में करते हैं, लेकिन ग्रोथ भी नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में उन्हें रेगुलर इनकम नहीं मिलती थी, बड़ी सारी दिक्कतें थी, उन्हें उन्हें के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं थी गवर्नमेंट की कि कहीं तो जाके अपना वो किसी के सामने तो अपना दुखड़ा रोए। ठीक है ना। उन्हें बिना कॉम्पनसेशन के निकाल दिया जाता था। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही थी इनफॉर्मल सेक्टर में वो आउटडेटेड थी, और उन्हें मतलब वो क्या नहीं करते हैं, मेंटेन भी नहीं करते हैं, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं। और वर्कर्स जो रहते हैं, जो इनफॉर्मल में काम करने वाले हैं, वो स्लम्स में रहते हैं, स्क्वेटर्स में रहते हैं। ठीक है ना। और आईएलओ के एफर्ट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस को क्या करना, ग्रो कराना। ठीक है ना। उसको मॉडर्नाइज कराने का क्या लिया उन्होंने, जिम्मेदारी ली है। और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स भी देने की कोशिश की है, किसको, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। चलो आगे बच्चों, अब देखते हैं लास्ट, बस इसमें एक फेज चल रहा है इस चैप्टर का, अनएम्प्लॉयमेंट।
अनएम्प्लॉयमेंट को एनएसएसओ डिफाइन करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, की एक ऐसी सिचुएशन होती है वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में चल रहा है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा। अनएम्प्लॉयमेंट दो टाइप का होता है बच्चों, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल में भी बच्चों दो टाइप के होते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, दूसरा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड कौन, कि देखने में बंदा लग रहा है कि क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी क्या आ रही है उसकी, जीरो आ रही है। अगर हम कुछ वर्कर्स को निकाल भी लिए तो प्रोडक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक लैंड पे जरूरत थी 4 लोगों की, लगे हुए 6 लोग, तो 2 फालतू में लगे हुए, उनको हटा भी दीजिएगा तो कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपका क्या ऐसे नहीं होगा कि कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये खासकर कहाँ पे चलता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में चलता है ना, भारत में, और रूरल एरियाज में। और इसकी जो मेन प्रॉब्लम है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, वो ये है कि देखने में तो लग रहा है बंदा काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, एक्स्ट्रा लेबर का कंट्रीब्यूशन जीरो होता है। इसके कारण क्या है, पहला कारण जॉइंट फैमिली सिस्टम, क्योंकि सब साथ में करते हैं। अब वही सेम ही केस पे, या तो अगर बिजनेस है तो उस पे काम करेंगे, या सेम ही लैंड है तो उस पे काम करेंगे। पर पर्सन जो होल्डिंग साइज है, जैसे ही फैमिली ग्रो करती जा रही है वो श्रिंक होता जा रहा है, लेकिन सारे के सारे उसी पे काम कर रहे हैं। अरे पहले वो बापू बेटा काम करते थे, अभी बेटे का भी बेटा हुआ, अब वो सारे पूरी फैमिली पूरा ट्री बन गया, फिर भी वो उसी लैंड पे काम कर रहे हैं, तो ये चीज है। नेक्स्ट है, क्योंकि आउटसाइड जॉब है भी नहीं है एग्रीकल्चर से अलग, तो जब तक बेचारे को उसे क्या नहीं मिलती, आउटसाइड जॉब नहीं मिलती, तो उसे किस पे काम करना पड़ जा रहा है, अपनी फैमिली लैंड पे ही काम कर जाना पड़ रहा है, जबकि कोई भी प्रोडक्शन एक्चुअल में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों जो एक सर्टेन सीजन पे होता है साल में, क्योंकि 12 महीने तो काम मिलता नहीं है एग्रीकल्चर में, सारे बच्चों को पता है विंटर क्रॉप्स में इतना रहता नहीं है काम, जबकि समर क्रॉप्स में रहता है। तो बाकी जो विंटर के टाइम पे बंदे क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, सीजनली अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये वही बोला यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, अर्बन एरियाज में जाते हैं जॉब के लिए, फिर उधर भी जाकर के बेरोजगारी फैलती है। तो तभी तो हम बोलते हैं कि जो अर्बन जो वो रहती है, पॉवर्टी रहती है, वो स्पिल ओवर होती है किसकी, रूरल पॉवर्टी की, या रूरल किसकी, जो वर्कफोर्स होती है उसकी। तो इस तरीके से मतलब लोग पहले गरीब कहाँ पे होते हैं, गाँव में होते हैं, वो गाँव से अच्छा अमीर बनने के लिए कहाँ पे जाते हैं, शहर में जाते हैं। अर्बन में इतनी जल्दी बन नहीं पाते, तो वो जो गांव की गरीबी थी और जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो कहाँ पे आ जाता है, शहर में आ जाता है। तो वो चीज है, ठीक है ना। और जब भी वो शहर में जाते हैं, लेकिन जब भी उनके गांव में वो सीजन आ जाता है तो वापस से लौट के आ जाते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, क्योंकि बच्चों अलग अलग स्टेट में क्या है, फार्मिंग के मेथड अलग अलग होते हैं, सॉइल की कंडीशन अलग अलग होती है, क्रॉप्स अलग अलग तरीके से कल्टीवेट की जाती है, ग्रो भी अलग अलग तरीके से की जाती है, वगैरह वगैरह। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर से अलग और भी बहुत सारी क्या रहती है, सीजनल एक्टिविटीज रहती है, जैसे शुगर केन क्रशिंग, ब्रिक किल्न्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इनमें भी लोग क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। 12 महीनों इनमें काम नहीं मिलता, बाकी टाइम में खाली रहते हैं, ठीक है ना, वो इसने बोल ही दिया है। नेक्स्ट है बच्चों, बात करते हैं अब किसकी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की। जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है बच्चों, वो वहां पे ज्यादातर क्या होता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं, काम मिल ही नहीं रहा है, कोई रीजन नहीं, काम मिल ही नहीं रहा है, काम करने के लायक है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वही होता है, काम करने के लायक है, काम करना चाहता है, उस रेट पे करना चाहता है जो रेट मार्केट में चल रहा है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो वो हो गया, ठीक है ना। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों डिफरेंट होता है किससे, डिसगाइज से। डिसगाइज में चलो कम से कम इतनी तो तसल्ली थी कि काम कर रहा है, वो बात अलग है कि आउटपुट नहीं है, इधर तो मिल ही नहीं रहा है, सामने से दिख रहा है कि काम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो अर्बन एरिया होता है उसमें दो तरीके के मेनली अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट किसके लिए, कैजुअल वर्कर्स के लिए, और एजुकेटेड पढ़े लिखों के लिए। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इनमें वो लोग आते हैं जो इलिटरेट होते हैं, जो काम करना चाहते हैं कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। प्रिंसिपल कॉजेज की, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है बच्चों, वो स्पिल ओवर है किसका, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का। लोग शहर में आ जाते हैं गाँव से मूव करके, वहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रेट इधर बढ़ा देते हैं शहर में। और ज्यादा हम किस के ऊपर रिलाई करते हैं आजकल, टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो जो नॉर्मल काम है वो तो सब रोबोट्स कर रहे हैं, तो इसलिए भी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, जैसे मैंने आपको अमेजोन का भी रेगुलर बैच में एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको ही काम नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे भी है लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है। जो एजुकेटेड पीपल होते हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है। इसके रीजन कई सारे हो सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक तो एजुकेशन सिस्टम हमारा उतना एफिशिएंट नहीं है, वो जॉब ओरिएंटेड
नहीं है, वो तो बस डिग्री ओरिएंटेड है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो बढ़ती है वो उतनी नहीं बढ़ती है जितना क्या हो रहे हैं, लोग ग्रेजुएट होकर के निकल रहे हैं, लोग ग्रेजुएट होकर खाली ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो डिग्री ले लेके बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो ये रीजन है इसका। अब कुछ कॉमन टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, जैसे कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो रूरल में भी हो सकते हैं और अर्बन में भी। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अभी बताया मैंने, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल, ये मैंने बच्चों आपको मैक्रो में पढ़ाया था। फ्रिक्शनल वो होता है जब एक जॉब से छोड़ करके दूसरे जॉब पे जाते हैं, मीन टाइम में जो खाली रहता है, फ्रिक्शनल। स्ट्रक्चरल जब इकोनॉमी में बड़े चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से किसी बंदे की जॉब चली जाती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कोविड आ गया, तो स्ट्रक्चरली बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाता है। बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, या तो वर्कर को क्या नहीं मिल रहा है, फुल टाइम क्या नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, या मिल रही है तो स्किल्स के हिसाब से नहीं मिल रही है। या तो माने वो ऐसा रहता है कि वो अनएम्प्लॉयड रहता है कुछ महीने, है ना, या डेली का डेली कुछ घंटे, yes or no? या अगर काम मिल भी रहा है तो फिर उसके स्किल के माफिक नहीं मिल रहा है। ये दो तरीके होते हैं, विजिबल और इनविजिबल, ठीक है ना। विजिबल और विजिबल में तो देखने से पता चल रहा है, 8 घंटे काम कर सकता था, या करना था, कर कितने रहे, 3 घंटे 4 घंटे। साल में पूरे साल काम कर सकता था, लेकिन मिल रहा है काम 7 महीने 6 महीने ऐसे। और इनविजिबल क्या होता है, काम तो 12 के 12 महीने कर रहा है, 8 के 8 घंटे कर रहा है, लेकिन स्किल के माफिक नहीं मिल रहा, वो होता है इनविजिबल। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। बात करते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की। इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स आते हैं, बूम, मार्केट बूम पे होती है, रिसेशन में होती है, तो उसकी वजह से रिसेशन में या डिप्रेशन में आने की वजह से जब लोगों की जॉब चली जाती है तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन फिक्स रहता है, साइकिल्स कभी भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 3 सोर्सेज जहां से हमें किसका डेटा मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मिलता है, वो कौन कौन है बच्चों, रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट, वो भी किसकी, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की रिपोर्ट, और डीजीईटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ये 3 सोर्स है जहां से हमें अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मिलता है। अच्छा, कॉजेज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया में, बहुत सारे कॉजेज है, देख लेते हैं वन बाय वन करके। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, हमारे यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी ही नहीं दी जाती, किसको बच्चों, अरे चलना भाई, प्रायोरिटी दी ही नहीं जाती, किसको, एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव को। हमारे यहाँ सब कुछ चलता है, तूने ये किया, नेहरू ने ये किया, हमने ये किया, तूने देश को लूटा, ये किया वो किया, तूने ऐसा बोल दिया, तूने आलू से बोला कि सोना बनेगा, उनने बोला वो सफेद कपड़ा, उन्हें बोला कुछ, उन्हें मतलब सारे यही चलता रहता है, हिंदू मुस्लिम चलेगा, सारा कुछ चलेगा, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होगी। तो इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग हमारे उसमें ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ही नहीं है, एक बात। दूसरा, स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, ऊपर देखा हमने, हमारा तो सेकेंडरी सेक्टर किससे भी पीछे है, टर्शरी से भी। टर्शरी 31% दे देता है एम्प्लॉयमेंट, वो उससे भी कम है, 24-25% ही देता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, तो स्लो ग्रोथ है इंडस्ट्री की, जब इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो है एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा भाई। दूसरा है, जब इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो है तो किसकी जो ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ भी क्या होगी, स्लो होगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ही कहाँ। नेक्स्ट है डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम हमारा क्या है, डिफेक्टिव है, वो तो मार्क्स ओरिएंटेड है, वो तो डिग्री ओरिएंटेड है, स्किल्स ओरिएंटेड तो है ही नहीं है ना। हम तो शॉर्टकट के लिए जाते हैं, मेन मेन कॉन्सेप्ट के लिए जाते हैं, तो कह रहे गूगल के आ जाओ, पढ़ के आओ, बात खत्म। छपरी जो फालतू में जो डिटेल में कराने वाला है वो पागल है। नेक्स्ट है, किसकी कौन कम हो रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआईज क्या हो रही है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो घर घर में इंडस्ट्रीज लगी हुई है, जिनके लिए एमएसएमईडी एक्ट ने क्या किया है, डिफाइन किया है कि कौन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, उनके कम होने से वो बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है, गांव गांव में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब वो कम होएगी तो लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर बेचारी इतनी बढ़िया है नहीं हमारी, इसमें इंफ्रा इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि हम क्या कर ले, बहुत ज्यादा क्या मिल जाए वहां पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लोग वैसे ही किसानों से पूछो तो वो कहते हैं भाई तो अपने बच्चों को छुड़वा छुड़वा के अब दूसरी जगह लगा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ है नहीं यहाँ पे। आए दिन तो बेचारे क्या करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, है ना। वो बात अलग है कि उन्हें खुद ना पता हो कि एमएसपी क्या होता है, वो बात अलग है, लेकिन बेचारे आए दिन तो सड़कों पर उतरते रहते हैं, ठीक है ना। तो अंडर डेवलप्ड क्या है, एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट है, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर मूव भी नहीं करना चाहता है।
जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जॉइंट फैमिली रह सकती है, अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता वो, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो दैट्स वाई भी। अब जब वैसे तो रोना रो रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन जब मिल रही है तो फिर जा भी नहीं रहे हैं, वो पर्सनल फैक्टर्स है। लो मोबिलिटी ऑफ लेबर। नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। नेक्स्ट है, उसके नेक्स्ट फॉल्टी प्लानिंग। फॉल्टी प्लानिंग, हमारे यहाँ पे प्लानिंग क्या है, फॉल्टी है। कैसे है? क्योंकि जो अलग अलग जो हम प्लानिंग, पहली बात तो ये है कि हम प्लानिंग ही नहीं करते, सबसे ऊपर में तो ये प्लानिंग ही नहीं करते। चलो करते भी है, सरकार बोलते हैं करते भी है, तो उनमें भी क्या है, तो करप्शन बहुत ज्यादा है, पैसे सब इधर उधर हो जाते हैं, जॉब्स जितनी एक्सपेक्टेड होती है उतनी क्रिएट नहीं होती, हो पाती है, डेवलपमेंट उतना नहीं होता अलग अलग सेक्टर का, डेयरी, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह का। ठीक है ना, फालतू का पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि इनसफिशिएंट इंफ्रा फैसिलिटीज है हमारे यहाँ पे, ये एक सही पॉइंट हो सकता है कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रा नहीं है। और फाइनली बच्चों, जॉइंट फैमिली सिस्टम, इसकी वजह से भी लोग क्या होते हैं, हाँ, डिपेंडेंसी बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। अब जब डिपेंडेंसी बढ़ती है तो सिंपल सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बढ़ेगा। चलो इसकी एमटी देख लेते हैं बच्चों। एमटी क्या थी इसकी, inadequate and slow growth of educational system, small scale industries and agriculture leads to low PPS। inadequate बोले तो inadequate employment planning, slow बोले तो slow growth of secondary मतलब industry, तीसरा growth, slow growth of economy या slow economic growth, inadequate and slow growth of educational system, defective educational system, small scale industries, decline of cottage and small scale industries, and agriculture, underdeveloped agriculture, लो लो क्या है, अंडरडेवलप्ड एग्रीकल्चर हो गई। और चलो लो को भी देखते हैं, पीपीएफ बोले तो पी फॉर, हाँ, फॉल्टी प्लानिंग, फिर अगेन पी फॉर इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, वो डेयरी वाला पॉइंट जो था। एफ फोर फैमिली, जॉइंट फैमिली। लो वाला पॉइंट क्या था बच्चों, एक बार लो वाला देख लेते हैं। लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, अच्छा चला जाएगा, ये रहा, पे है, ये रहा, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर। लेबर क्या नहीं करना चाहती है, मूव नहीं करना चाहती है। बात समझ में आती है आपको? चलो जी, ये इसके रीजन रहे अनएम्प्लॉयमेंट के। अब ये कह रहे हैं इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, मतलब इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा। इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, एक तो हमारी जो मैन पावर है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, भाई लोग है लेकिन फिर भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो जब लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो आउटपुट का क्या होगा, लॉस होगा। कैपिटल फॉर्मेशन हो नहीं पाएगी, जब यूज ही नहीं कर रहे हैं तो कैपिटल कहां से फॉर्म होगी, जब प्रोडक्शन करेंगे नहीं, आउटपुट आएगा नहीं। जो अगले वाला बोल रहा है प्रोडक्टिविटी जैसे भी काम है, जब हमारी प्रोडक्टिविटी कम है तो कैपिटल कहां से फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। जनरेट करने वाले तो है नहीं, खाने वाले ये सारे, तो फिर कैपिटल फॉर्म कहां से होगी, फिर तो जितना कमा रहे हो उतना ही खा रहे हैं सब, डेली का डेली कंजप्शन में चला जाएगा, कैपिटल कहां से फॉर्म होगी। सोशल क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, एक तो जब यार पैसा नहीं कमाएंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। ग्रेटर इनइक्वालिटी, इससे इनइक्वालिटी क्या होगी, बढ़ेगी, अमीर तो अमीर होते जाएंगे लेकिन गरीब और ज्यादा गरीब हो जाएंगे, वो गैप बढ़ेगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। सोशल अनरेस्ट, लोगों के अंदर क्या रहेगा, एक तो मतलब गुस्सा रहेगा, क्या रहेगा, गुस्सा, क्योंकि वो कुछ अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, अब वो पूरी हो नहीं रही है तो वो क्या करेंगे, फिर वो नुकसान पहुंचाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, तहस नहस करेंगे, इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। वैसे क्लास स्ट्रगल अराइज होता है, मतलब इससे अलग अलग क्लासेस क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है, ये बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, हम वहां पे नहीं जा सकते, और तो वहां पे कहीं ना कहीं सोच भी खा जाती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो सोशल अनरेस्ट देख लेते हैं बच्चों। ये एक ऐसा मतलब ऐसी एक अंदर से एक फीलिंग होती है कि जहाँ पे लोगों के मन में, एक ग्रुप ऑफ पीपल के मन में जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, उनका क्या रहता है, उनके मन में डिससेटिस्फेक्शन रहता है, मतलब कुछ तो उनकी मतलब ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होती है ना, विच दे सॉट टू रेक्टिफाई, जिसको वो क्या करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं, तो लेबर मूवमेंट वगैरह जैसे इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्लास स्ट्रगल, जैसे अभी मतलब फार्मर है, फार्मर मूवमेंट कर रहे हैं, मान लिया कल चल करके अभी ये क्या करने लगे, ये पुलिस तो कर ही रही है, अभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाने लगे, तो ये सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोशल अनरेस्ट। नेक्स्ट है क्लास स्ट्रगल, अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड कर देता है सोसाइटी को दो पार्ट में, एक वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज है और जिनके पास नहीं है, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिससे और भी ज्यादा क्या होता है, सोशल अनरेस्ट फैलता है। कह रहे कि हमारे पास नहीं है, इनके पास भी नहीं रहने देंगे, तो इनकी प्रॉपर्टी को क्या पहुंचाएंगे,
नुकसान पहुंचाएंगे। इससे टेररिज्म वगैरह भी बढ़ने का क्या रहता है, डर रहता है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है बच्चों वो सोशल डेंजर है। क्या है? जो किसको इग्नोर करता है? सोशल जस्टिस को इग्नोर करता है। अब वो क्या है, रेमेडीज क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, या एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जितने भी रीजंस थे उन सबको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो वो क्या बन जाएंगे, बोलो ना, वो उसके रेमेडीज बन जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। पहला क्या था बच्चों, ये देखो, पहली बात क्या था, इनएडिक्वेट प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। तो कह रहे हैं कि प्लानिंग करो ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाओ। ठीक है ना, वैसा। नेक्स्ट है वहां पे क्या था, स्लो ग्रोथ थी इंडस्ट्रीज की, कह रहे हैं फास्ट और हाई ग्रोथ करो किसकी, इंडस्ट्री की। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ लो थी वहां पे, तो फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ करो। फिर क्या था, हाँ जी, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, तो कह रहे रिफॉर्म्स करो किसमें, एजुकेशन सेक्टर में। वहां पे एसएसआईज क्या हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, तो उन्हें क्या करो, एनकरेज करो, बढ़ावा दो उन्हें। नेक्स्ट है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में सुधार करो। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसे कंट्रोल करो, एजुकेशन फैसिलिटीज वगैरह दो प्रॉपर प्रॉपर। हाँ, वहां पे क्या हो रही है, वहां पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग करो। और बाकी ये कॉमन पॉइंट है कि इंफ्रा क्या करो, डेवलप करो, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रोड्स बनेगी ज्यादा से ज्यादा और हाईवेज बनेंगे, जो कि बन भी रही है आज के टाइम में। तो और भी नई नई एयरपोर्ट बनेंगे, रेलवे स्टेशन बनेंगे, तो इनमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है ना। इसी के साथ साथ बच्चों ये चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, फिनिश, और आपका सिलेबस भी खत्म। थैंक यू वेरी मच।